तो हम लोग रेडिएशन की बात जो है वो कर रहे थे। ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका सरफेस एरिया है ए, टेम्परेचर है टी। तो ये अपने टेम्परेचर के कारण रेडिएशन यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अपने से बाहर लगातार फेंकता रहता है। तो जो ये एनर्जी रेडिएट करेगा पर यूनिट टाइम, डेल्टा ई बाई डेल्टा टी, उसको कहते हैं रेडिएटेड पावर। उसका फार्मूला ये होता है ई सिग्मा ए टी की पावर 4। ये हमने लास्ट क्लास में देखा था। टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर वो केल्विन वाला, ए सरफेस एरिया ऑब्जेक्ट का, सिग्मा स्टीफन्स कांस्टेंट वैल्यू वो बताई गई थी 5.67 इंटू 10 की पावर -8 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर 4। स्मॉल ई ये ऑब्जेक्ट के सरफेस के नेचर पर डिपेंड करने वाली चीज़ है, जिसको हम लोग ऑब्जेक्ट के सरफेस की एमिसिविटी कहते हैं। फिर ई की वैल्यू भी बता दी थी, 0 से 1 के बीच में होती है। ई बराबर 1 किसके लिए? ब्लैक बॉडी के लिए, और ई बराबर 0 परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए। अब हमने कहा भाई ऐसा है, ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास, इससे रेडिएशन निकल रहा है। तो रेडिएशन का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो बहुत तरीके की होती हैं, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट, ऐसे तमाम प्रकार की ईएम वेव्स होती हैं। तो हम ये कहेंगे, पूछेंगे कि भाई इस ऑब्जेक्ट से ईएम वेव निकल रही है, तो कौन सी ईएम वेव निकल रही है? तो ये बताया जाएगा कि ऐसा है कोई सिंगल टाइप की नहीं कि बस सिर्फ विजिबल लाइट निकल रही है या सिर्फ इंफ्रारेड निकल रही है, नहीं, मिक्सचर निकलता है। कोई भी ऑब्जेक्ट आप अगर यहाँ रख दोगे और इससे निकलने वाला रेडिएशन, खुद इसकी वजह से जो रेडिएशन अपने टेम्परेचर के कारण जो रेडिएशन निकल रहा होगा उसको देखोगे तो उसमें सब प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का मिक्सचर होगा। उसमें रेडियो वेव भी होगी, माइक्रोवेव भी होगी, इंफ्रारेड भी होगी, विजिबल लाइट भी होगी, अल्ट्रावायलेट भी होगी, सब प्रकार की वेव्स जो है वो पाई जाएंगी। अच्छा, तो हमने कहा भी ऐसा है, हमारे पास जब सब प्रकार का मिक्सचर ये ऑब्जेक्ट निकल रहा है से बाहर आ रहा है, तो अब उसकी मिक्सचर की एनालिसिस करेंगे। तो उसमें कह रहे हैं कि भाई मिक्सचर है, ईएम वेव है, कौन कौन सी हैं, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, सब कुछ है। तो अब ये नाम ले लेके क्या बताते रहेंगे? तो हमने कहा यार ऐसा है, हम कहेंगे कि अलग अलग वेवलेंथ की रेडिएशन निकल रही है। अरे भाई वो अलग अलग प्रकार की ईएम वेव में फ़र्क काय का होता है? वेवलेंथ का ही फ़र्क होता है। अल्ट्रावायलेट का वेवलेंथ सबसे कम होता है, विजिबल का उससे बड़ा, इंफ्रारेड का उससे बड़ा, और रेडियो वेव माइक्रोवेव का और बड़ा। हाँ ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि इससे खूब सारा मिक्सचर निकल रहा है, किसका? वेवलेंथ्स का। मिक्सचर ऑफ ऑल वेवलेंथ्स इससे बाहर आ रहा है। मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ईएम वेव्स ना कह के मिक्सचर ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स कह दिया, सही है। अब इस मिक्सचर को, जो भी रेडिएशन इससे निकल रहा था, उसकी वेवलेंथों को हम देख रहे हैं, और उसके लिए एक वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ बताया जाता है। नेचर ऑफ थर्मल रेडिएशन मतलब इससे निकलने वाले रेडिएशन का नेचर, उसमें कौन कौन सी वेवलेंथ हैं, क्या सिचुएशन है, ये सब उसको लेकर वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या कहता है। आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है जिससे रेडिएशन ईएम वेव निकल रही थी, आपने उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर देखा और उससे जो भी वेवलेंथ निकल रही थी उसमें जो मोस्ट डोमिनेटिंग वेवलेंथ थी वो देख ली, लैम्डा है। लैम्डा है मोस्ट डोमिनेटिंग वेवलेंथ इन रेडिएशन एमिटेड फ्रॉम ऑब्जेक्ट। ये देखिए, वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम इंटेंसिटी रेडिएशन एमिटेड, मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन एमिटेड। ये क्या बात हुई? अरे भाई तुम्हारे ऑब्जेक्ट से खूब सारा डिफरेंट टाइप का वेवलेंथ निकल रहा है, उसमें वेवलेंथ 1000 भी है, 1200 भी है, 1100 भी है, 1500 भी है, 1600 भी है, ठीक। अब तुम ये देखो कि कौन सी ऐसी वेवलेंथ है जो सबसे ज़्यादा निकलती है ऑब्जेक्ट से, ठीक है। कौन सा ऐसा रेडिएशन है, कौन सा ऐसा वेवलेंथ है जो बहुत ज़्यादा निकल रहा है तुम्हारे ऑब्जेक्ट से, कौन से कम निकल रहे हैं? जो रेडिएशन खूब ज़्यादा निकल रहा है उसकी वेवलेंथ देख लो। जो सबसे ज़्यादा रेडिएशन जो निकल रहा है उसकी वेवलेंथ है लैम्डा है। यस, तो ऐसे केस में हम उसको कहते हैं कि ये मोस्ट डोमिनेटिंग वेवलेंथ है इन रेडिएशन एमिटेड फ्रॉम ऑब्जेक्ट। वीन्स लॉ ये कहता है कि लैम्डा एम इंटू टी कॉन्स्टेंट रहेगा। मतलब
अगर आप ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो मोस्ट डोमिनेटिंग वेवलेंथ जो है वो घटेगी। इंक्रीज टेम्परेचर करोगे तो लैम्डा एम घटेगा। अच्छा, मैंने कहा भाई इसका थोड़ा सा मतलब समझा दिया जाए। बिल्कुल सिंपल सा, बड़ा बेसिक, बड़ा इंपॉर्टेंट सा इसका जो है वो रिलीवेंस होता है। ठीक है, वो क्या देखिए, जैसे आप विजिबल लाइट की बात करते हैं तो विजिबल लाइट में 7 कलर माने जाते हैं, विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इसमें जो वायलेट है उसका वेवलेंथ सबसे कम होता है 4000 एंगस्ट्रॉम, रेड का वेवलेंथ सबसे बड़ा होता है 7000 एंगस्ट्रॉम। इधर से इधर आओगे वेवलेंथ बढ़ता चला जाएगा। ये 4000 एंगस्ट्रॉम, या येलो का होता है 5500 एंगस्ट्रॉम, और रेड तक आते आते 7000 एंगस्ट्रॉम। तो हम ये कहेंगे कि अगर किसी ऑब्जेक्ट से निकलने वाले रेडिएशन को हम देख रहे हैं और उसमें ये सारे कलर्स मौजूद हैं, तो अगर ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो रेडिएशन एमिटेड फ्रॉम ऑब्जेक्ट शिफ्ट फ्रॉम रेड कलर टू वायलेट कलर। ध्यान दीजिए, अगर कम टेम्परेचर की बात करोगे, टेम्परेचर कम होगा तो लैम्डा एम बड़ा होगा, ये देखिए, और टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो लैम्डा एम घट जाएगा। तो अगर आप किसी ऑब्जेक्ट से निकलने वाले रेडिएशन को देख रहे हैं और उसमें आज मोस्ट डोमिनेटिंग वेवलेंथ रेड कलर वाली है 7000 एंगस्ट्रॉम, तो कल को अगर उसका टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो मोस्ट डोमिनेटिंग वेवलेंथ छोटी हो जाएगी। तो रेड जो निकल रहा था अभी मोस्ट डोमिनेटिंग था, उसकी जगह येलो हो जाएगा, फिर ब्लू हो जाएगा, फिर वायलेट हो जाएगा। जितना आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे मोस्ट डोमिनेटिंग वेवलेंथ रेड से उतना वायलेट की तरफ शिफ्ट होती चली जाएगी। क्या मतलब, आपने एक ऑब्जेक्ट रखा अपनी आँख के सामने और उससे जो रेडिएशन निकल रहा था वो अपनी आँख पर गिरने दिया। अब यूँ तो ऑब्जेक्ट से रेडिएशन हर प्रकार का निकल रहा था, सभी कलर्स निकल रहे थे विजिबल लाइट के, और इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, सब प्रकार का रेडिएशन निकल रहा था। लेकिन मेरी आंख पे जब ये रेडिएशन गिरा तो मेरी आंख को जो लगा कि यार इससे जो रेडिएशन निकल रहा है वो लाल कलर का निकल रहा है, ऐसा मेरी आंख को महसूस हुआ। क्यों? क्योंकि इससे निकलने वाले रेडिएशन में सब कलर्स का लाइट का मिक्सचर था, बट मोस्ट डोमिनेटिंग वेवलेंथ उसमें 7000 एंगस्ट्रॉम थी। तो इसलिए हमें ये लग रहा है कि इससे निकलने वाली जो लाइट है वो रेड कलर की है। फिर हमने उस ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को बढ़ा दिया, तो टेम्परेचर को बढ़ा दोगे तो टेम्परेचर बढ़ाने पर मोस्ट डोमिनेटिंग वेवलेंथ घट जाएगी। टेम्परेचर बढ़ाने पे रेडिएशन तो अब भी सभी कलर का निकल रहा होगा, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ रेडिएशन निकलेगा वो अब रेड कलर वाला नहीं बल्कि उससे छोटी वेवलेंथ यानी येलो कलर वाला निकलेगा। और टेम्परेचर को और बढ़ा दोगे, T3 कर दिया, तो क्या होगा, अब यही ऑब्जेक्ट ब्लू नजर आने लगेगा, क्योंकि टेम्परेचर और बढ़ाने पे मोस्ट डोमिनेटिंग वेवलेंथ और छोटी हो जाएगी। 7000 से घट के 5500 आई, फिर 4000 हो गई। तो रेडिएशन अभी भी सभी कलर का निकल रहा है, लेकिन जो मोस्ट डोमिनेटिंग वेवलेंथ है वो वायलेट कलर की हो गई है। तो उसके चलते वायलेट हो गई है, ब्लू हो गई है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू सब एक ही साथ में लगभग होते हैं। तो ऐसे में जितना आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया अब इतना, तो इसमें क्या हुआ, ऑब्जेक्ट आपको ब्लू दिखाई देने लगा। बड़ी पॉपुलर सी बात है, कहीं आग जली हुई होती है तो उसका जो फ्लेम का रेड वाला पार्ट है वो लो टेम्परेचर का होता है और ब्लू वाला पार्ट हाई टेम्परेचर का होता है। ये बात आपने छोटी क्लास से पढ़ी होती है। तो ये वीन्स लॉ को लेकर बात है जो आपको ध्यान रखनी है। जितना आप ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं मोस्ट डोमिनेटिंग वेवलेंथ उतनी छोटी होती चली जाती है। ध्यान दो, रेडिएशन तो सब प्रकार का ऑब्जेक्ट से निकलता है, लेकिन मोस्ट डोमिनेटिंग वेवलेंथ जो होगी उसी के हिसाब से ऑब्जेक्ट आपका जो है लाल, हरा, नीला, पीला दिखाई देगा। अगर ऑब्जेक्ट से निकलने वाले रेडिएशन में 7000 एंगस्ट्रॉम वाली मोस्ट डोमिनेटिंग वेवलेंथ है तो आपको ऑब्जेक्ट लाल कलर का दिखाई देगा। ठीक है, येलो दिखाई दे रहा है मतलब टेम्परेचर ज़्यादा है, वायलेट दिखाई दे रहा है मतलब टेम्परेचर और ज़्यादा है। सही, तो ये सिंपल सी बात है। ये वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, एक ग्राफ भी बनाया जाता है इसको लेकर, वो अभी मैं बना देता हूँ। पहले आप इतने को देख लीजिए ध्यान से। हाँ जी, तो अब हमने ये ग्राफ एक बनाया यहाँ पर कि कोई ऑब्जेक्ट है उससे रेडिएशन निकल रहा है और वो रेडिएशन में बहुत सारी वेवलेंथों का मिक्सचर है, खूब सारी अलग अलग प्रकार की एम वेव्स निकल रही। तो आपने ग्राफ बनाया जिसमें ये लैम्डा यानी वेवलेंथ इधर ली और इधर ली इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब जैसे ऑब्जेक्ट से रेडिएशन निकल रहा है तो कोई वेवलेंथ वाला रेडिएशन बार बार निकल रहा था, खूब सारा निकल रहा था, तो हम कहेंगे इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है। कोई वेवलेंथ ऐसी थी जिसका रेडिएशन निकलता तो था लेकिन कभी कभी निकलता था, तो हम कहेंगे इसकी इंटेंसिटी कम है। तो एक ग्राफ बनेगा इंटेंसिटी और वेवलेंथ के बीच में इस टाइप का, जिसमें दिखाई देगा कि वेवलेंथ तो सारी ही निकलेंगी ऑब्जेक्ट से, लेकिन
कोई वेवलेंथ ऐसी होगी जो कम निकल रही होगी, कोई वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, कोई वेवलेंथ और ज़्यादा, कोई और ज़्यादा, कोई कम। ठीक, तो अलग अलग वेवलेंथ जो है उनका इंटेंसिटी अलग अलग होगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी यानी कि सबसे ज़्यादा डोमिनेट करने वाली वेवलेंथ अगर आप देखेंगे तो वो वेवलेंथ है लैम्डा एम। अब वीन्स लॉ जो है वो ये कहता है कि अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो जब किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उससे निकलने वाले जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, जो रेडिएशन है, उसका अमाउंट बढ़ जाता है। वो तो पता ही है हमें, पावर प्रोपोर्शनल टू क्या होती है, टी की पावर 4। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ज़्यादा पावर एमिट होगी, तो जो भी वेवलेंथ निकल रही है सबकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। देखो ये एक T1 टेम्परेचर पर ऑब्जेक्ट था तो उससे रेडिएशन निकल रहा था, ग्राफ बन गया ये। अब टेम्परेचर को T1 से बढ़ा के T2 कर दिया, देखो तो हर वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग जो इंटेंसिटी है वो बढ़ गई है। हर वेवलेंथ ये कह रही है कि कम टेम्परेचर पर हमारा जो ऑब्जेक्ट एमिशन होता था कम इंटेंसिटी के साथ होता था, टेम्परेचर बढ़ाने पे अब हम ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ निकल रहे हैं, यानी कि अमाउंट ऑफ रेडिएशन बढ़ गया है। हर वेवलेंथ के लिए इंटेंसिटी बढ़ गई है। लेकिन जो मोस्ट डोमिनेटिंग वेवलेंथ है अगर वो देखी जाए तो T1 टेम्परेचर पर मोस्ट डोमिनेटिंग वेवलेंथ है लैम्डा m1, तो T2 टेम्परेचर पर मोस्ट डोमिनेटिंग वेवलेंथ होगी लैम्डा m2, और टेम्परेचर बढ़ गया है तो मोस्ट डोमिनेटिंग वेवलेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये देखिए T2 बढ़ गया तो लैम्डा m2 लैम्डा m1 से छोटा हो गया। ये वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है। अगर हम किसी ब्लैक बॉडी की बात करें तो ठीक है, हर ऑब्जेक्ट के लिए लैम्डा m इंटू टी बराबर कॉन्स्टेंट। अब वो कॉन्स्टेंट जो है अलग अलग ऑब्जेक्टों के लिए अलग अलग हो सकता है। किसी गिवन ऑब्जेक्ट के लिए तो वैल्यू फिक्स है, बट अलग अलग प्रकार के ऑब्जेक्टों के लिए वो कॉन्स्टेंट अलग अलग हो सकता है। तो मान लीजिए हम ब्लैक बॉडी की बात करें। ब्लैक बॉडी तो पता ही है आपको, जिसके लिए स्मॉल e1 होता है। किसी गिवन सरफेस एरिया और टेम्परेचर के लिए क्या सबसे तेज़ी से रेडिएट करती है। तो अगर हम उसकी बात करें तो उसके लिए लैम्डा m इंटू टी बराबर क्या होगा, कांस्टेंट। तो वो कांस्टेंट स्मॉल b से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको कहते हैं वीन्स कांस्टेंट। वैल्यू ये होती है ब्लैक बॉडी के लिए। ठीक है, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए ये कांस्टेंट कुछ और हो सकता है। ओके, अब हमने कहा भाई ऐसा है, यहाँ पर अब एक दूसरी बात बताई जा रही है। अभी जो चीज़ डिस्कस हो रही थी वो ये थी कि कोई ऑब्जेक्ट है, उसका अपना कोई टेम्परेचर है, वो अपने टेम्परेचर के कारण रेडिएशन बाहर फेंक रहा है। सही है। अब दो ही चीज़ डिस्कस हो रही है, और वो ये है कि एक ऑब्जेक्ट कहीं रखा हुआ है और उसके आस पड़ोस जो दूसरे लोग हैं उनसे रेडिएशन निकल के इस पर गिर रहा है। ये देखो, ये रेडिएशन गिर रहा है इस पर। गिरने वाले रेडिएशन की पावर क्या है, P इंसीडेंट। P मतलब पावर, इंसीडेंट मतलब जो इस पर गिर रही है। भाई दुनिया में कोई एक ही ऑब्जेक्ट हो ही ना, बहुत सारे हैं। तो एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है तो अड़ोस पड़ोस और लोग भी हैं, तो और अड़ोस पड़ोस वाले उनसे रेडिएशन निकल रहा है, वो इस पर गिर रहा है। तो इस पर गिरने वाली पावर है P इंसीडेंट। अब क्या होगा, देखो भाई, किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो रेडिएशन गिरेगा उसका कुछ पार्ट ये एब्जॉर्ब करेगा और बाकी पार्ट ये रिफ्लेक्ट करेगा। ये देखिए, जो इस पर गिरा उसमें से कुछ पावर इसने रिफ्लेक्ट कर दी और कुछ पावर इसने एब्जॉर्ब कर ली। भाई मान लो 60 वाट पावर इस पर गिरी तो 60 वाट में से 20 वाट एब्जॉर्ब हो गई, 40 वाट रिफ्लेक्ट हो गई। या 60 वाट में से पता चला किसी ऑब्जेक्ट ने 15 वाट एब्जॉर्ब करी तो 45 वाट रिफ्लेक्ट हो गई। तो अलग अलग ऑब्जेक्टों के लिए ये डिस्ट्रीब्यूशन कि भाई गिरा उसमें से कितना एब्जॉर्ब किया, कितना रिफ्लेक्ट किया, ये अलग अलग हो सकता है। अच्छा, कोई ऑब्जेक्ट ऐसा हो सकता है जिस पे 60 वाट पावर गिराई तो उसने 50 एब्जॉर्ब कर ली, 10 रिफ्लेक्ट कर दी। कोई दूसरा ऐसा हो सकता है जिस पे 60 गिराया तो 30 एब्जॉर्ब किया, 30 रिफ्लेक्ट कर लिया। वो ऑब्जेक्ट के सरफेस पर डिपेंड करेगा, सरफेस के नेचर पर। तो हम ऑब्जेक्ट के सरफेस के नेचर पर डिपेंड करते हुए एक चीज़ डिफाइन करते हैं जिसको कहते हैं ऑब्जेक्ट के सरफेस की एब्जॉर्प्टिव पावर, स्मॉल a। क्या, ये देखिए, एक तो ये बात पहले बता दी गई कि इंसीडेंट पावर जो होगी वो एब्जॉर्ब्ड और रिफ्लेक्टेड के सम के बराबर होगी। ये तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है कि जितनी एनर्जी आई है वही तो रिफ्लेक्ट और एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, उससे कोई कम या ऐसा थोड़ी ना कि 100 वाट गिराओगे तो रिफ्लेक्ट और एब्जॉर्ब 110 हो जाए, नहीं ना। ठीक है, तो है क्या कि इंसीडेंट पावर जो है वो रिफ्लेक्टेड और एब्जॉर्ब के सम के बराबर होगी। ये तो एनर्जी का कंजर्वेशन हो गया। अब देखिए स्मॉल a कैसे डिफाइन कर रहे हैं, जितनी पावर एब्जॉर्ब करी बटे उस पर गिरी, ये रेशियो, ये कहलाता है एब्जॉर्प्टिव पावर। और ये एब्जॉर्प्टिव पावर ऑब्जेक्ट के सरफेस के नेचर पर डिपेंड करती है। अलग अलग प्रकार के सरफेसेस के लिए ए अलग अलग होगा। मान लो ऑब्जेक्ट पर गिरी पावर है 50 वाट,
और उसने एब्जॉर्ब करी 40 वाट, बाकी 10 का क्या किया, रिफ्लेक्शन कर दिया। तो 40/50 यानी कि 0.8 वो हो गई आपकी एब्जॉर्प्टिव पावर। सरफेस तो अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है, सरफेस डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, तो उनकी एब्जॉर्प्टिव पावर भी अलग अलग होगी। अब दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्ट हो, एक बात कन्फर्म है कि जो एब्जॉर्प्टिव पावर है वो 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में रहेगी। क्या मतलब भाई, ऐसा है कोई ऑब्जेक्ट पर रेडिएशन गिराया तुमने, मान लो 50 वाट गिरा है, अब ये एब्जॉर्ब कर रहा था, तो ये एब्जॉर्ब जो करेगा ये 0 से 50 के बीच में ही तो एब्जॉर्ब कर पाएगा। भाई 50 वाट गिराओगे तो ये हो सकता है कुछ भी ना करे एब्जॉर्ब, ठीक है, हो सकता है 10 वाट करे, 20 वाट करे, 30 वाट करे, ज़्यादा 50 वाट कर सकता है। तो ये एब्जॉर्ब जो होगा वो 0 से इसके बीच में होगा। ये अगर 50 वाट है तो ये 0 से 50 के बीच में होगा। तो ऐसे में जो स्मॉल ए है वो यहाँ रखोगे तो इससे क्या 0 से 1 के बीच में मिलेगा। ओके, तो हम ये बात ध्यान रखेंगे। अगर ए बराबर 0 ले लिया जाए तो ये कौन सा ऑब्जेक्ट हुआ, ये हुआ परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये ऐसा सरफेस है जिस पर आप जो भी रेडिएशन गिराओगे सारा का सारा रेडिएशन रिफ्लेक्ट होगा, एब्जॉर्ब कुछ भी नहीं होगा। ये देखिए, एब्जॉर्ब पावर होगी 0 और रिफ्लेक्टेड पावर इंसिडेंट पावर के बराबर। अगर तुमने 50 वाट रेडिएशन गिराया तो 50 वाट में से 0 एब्जॉर्ब होगा, सारा का सारा 50 वाट रिफ्लेक्ट हो जाएगा। स्मॉल ए निकालोगे तो 0/50 करके 0। परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये सबसे ख़राब एब्जॉर्बर है, इससे और ख़राब एब्जॉर्बर नहीं हो सकता। जो भी इस पर गिरता है उसमें से कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं करता है, सारा का सारा रिफ्लेक्ट कर देता है। और ए बराबर 1 ब्लैक बॉडी ये बेस्ट एब्जॉर्बर है, ये बेस्ट एब्जॉर्बर है। इसमें देखिए जो एब्जॉर्ब पावर है वो इंसिडेंट पावर के बराबर होगी। आप ध्यान दीजिए, ए बराबर 1 का मतलब ये और ये बराबर, मतलब क्या हुआ, जितना पावर इस पर गिराओगे पूरा का पूरा एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो रिफ्लेक्ट कुछ भी नहीं होगा। रिफ्लेक्टेड पावर 0 और एब्जॉर्ब पावर इंसिडेंट पावर के बराबर। 60 वाट गिराओगे तो पूरी 60 एब्जॉर्ब हो जाएगी, रिफ्लेक्ट होगी 0, कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं होगा। ये दुनिया का सबसे ख़राब एब्जॉर्बर है और ये दुनिया का सबसे अच्छा एब्जॉर्बर है। तो ये एक सिंपल सी चीज़ जो है वो डिफाइन करी गई, जिसको कहते हैं एब्जॉर्प्टिव पावर। देख लीजिए एक बार इसको, फिर आगे देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पर ध्यान देते हैं, हमें ये स्मॉल ई के बारे में बताया था, एमिसिविटी, जो कि ऑब्जेक्ट के सरफेस के नेचर पर डिपेंड करती है, और ये बताया था कि स्मॉल ई 0 से 1 के बीच में होता है। स्मॉल ई बराबर 1 ये ब्लैक बॉडी होती है, ये सबसे किसी गिवन सरफेस एरिया और टेम्परेचर के लिए सबसे तेज़ी से रेडिएट करती है। ये बेस्ट एब्जॉर्बर हो गया, बेस्ट रेडिएटर हो गया, सॉरी, ये सबसे तेज़ी से रेडिएट करेगी। और ई बराबर 0 ये परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये बिल्कुल भी कुछ भी रेडिएट नहीं करेगा। आप इसे कितना भी गर्म कर दो, ज़रा सा भी रेडिएशन नहीं बाहर फेंकेगा। तो ये वर्स्ट रेडिएटर, सबसे ख़राब, दुनिया का सबसे ख़राब रेडिएटर ये है। फिर ए के बारे में बताया गया, ए यानी एब्जॉर्प्टिव पावर, ए 0 से 1 के बीच में होगा। ए बराबर 1 ब्लैक बॉडी, अपने ऊपर जो भी रेडिएशन गिरेगा पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा, रिफ्लेक्ट कुछ भी नहीं करेगा। तो ये बेस्ट एब्जॉर्बर हो गया दुनिया का। और ए बराबर 0 ये परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये अपने ऊपर गिरने वाले रेडिएशन में से कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं करेगा, सारा का सारा रिफ्लेक्ट कर देगा। तो जो कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं करेगा ये दुनिया का सबसे ख़राब एब्जॉर्बर है। हमने क्या देखा, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस सबसे ख़राब रेडिएटर है, सबसे ख़राब एब्जॉर्बर है। और ब्लैक बॉडी बेस्ट रेडिएटर है, बेस्ट एब्जॉर्बर है। हम इसको देखते हुए ये एक लॉ है आगे, किरचॉफ्स लॉ, उसको ध्यान रखते हैं, जो ये कहता है कि अच्छे रेडिएटर अच्छे एब्जॉर्बर होते हैं और बुरे रेडिएटर बुरे एब्जॉर्बर होते हैं। जो रेडिएट ज़्यादा तेज़ी से करेगा वो दूसरों से जब अपने पे गिरेगा तो एब्जॉर्ब भी तेज़ी से करेगा, और जो रेडिएशन कम करता है वो दूसरों से जब गिरता है उस पर रेडिएशन तो उसको एब्जॉर्ब भी कम करता है। ये सिंपल सी बात है जो किरचॉफ का लॉ कहलाती है। किरचॉफ के लॉ को आप ऐसे करके याद रखते हैं, ए बराबर ई। देखो ई बताता है कि हमारा ऑब्जेक्ट रेडिएटर कितना बढ़िया है, ए बताता है हमारा ऑब्जेक्ट एब्जॉर्बर कितना अच्छा है। ए बराबर ई मतलब
बड़े, जब अगर ए बड़ा होगा तो ई बड़ा होगा, मतलब दोनों अच्छे, दोनों चीज़ें बढ़िया, एब्जॉर्बर भी अच्छा है और रेडिएटर भी अच्छा है। ए छोटा तो ई भी छोटा, मतलब अगर ख़राब एब्जॉर्बर है तो ख़राब रेडिएटर भी होगा। अब यहाँ पर एक रिजल्ट बताया जा रहा है, हमारे पास है पावर एब्जॉर्ब बाई ऑब्जेक्ट। इसको वैसे तो आर्गूमेंट्स की मदद से जो है वो समझाया जाता है, हम उस सब में इंटरेस्टेड नहीं है, हम सिर्फ एक फाइनल चीज़ ये याद रखने में इंटरेस्टेड है। ठीक है, क्या है भाई सिचुएशन, हमारे पास एक कमरा है जिसकी दीवारों का टेम्परेचर है T0। इस कमरे में आपने एक ऑब्जेक्ट रख दिया, ऑब्जेक्ट का सरफेस एरिया है कैपिटल ए, और इस ऑब्जेक्ट के सरफेस की एब्जॉर्प्टिव पावर एमिसिविटी वो है ए ई। अब बराबर ही है तो चाहे ए लिख लो ई लिख लो, सब एक ही बात है। चलो ठीक, ये किरचॉफ के लॉ के हिसाब से। अब हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि इस ऑब्जेक्ट से रेडिएशन कितना बाहर निकल रहा है, वो बात नहीं करी जा रही है, हम यहाँ पर दूसरी चीज़ में इंटरेस्टेड हैं। हम ये कहते हैं कि यार ये जो दीवारें हैं, इन दीवारों से रेडिएशन निकल रहा होगा, बिल्कुल निकल रहा होगा। कुछ रेडिएशन दीवारों से निकल के इस ऑब्जेक्ट पे भी गिर रहा होगा, बिल्कुल गिर रहा होगा। जो रेडिएशन इस पे गिर रहा है उसका क्या होगा, अरे जो रेडिएशन गिरेगा इस पे, उसमें से कुछ पार्ट ये एब्जॉर्ब करेगा, बाकी पार्ट रिफ्लेक्ट करेगा। तो हमने कहा एब्जॉर्ब कितना करेगा, एब्जॉर्ब करेगा ये वैल्यू। इस ऑब्जेक्ट को जब ये कमरे में रख दिया गया है तो कमरे की दीवारों से रेडिएशन निकलेगा, कुछ इस पे गिरेगा, कुछ इस ये एब्जॉर्ब करेगा। तो जो ये एब्जॉर्ब करेगा वो पावर ये होगी स्मॉल ई सिग्मा ए T0 की पावर 4। देख लो वही एक्सप्रेशन है, कौन सा, अपना खुद का टेम्परेचर अगर T है तो रेडिएट किस रेट से करते, स्मॉल ई सिग्मा ए T की पावर 4। अब हम कह रहे हैं कि अगर इस ऑब्जेक्ट को एक ऐसे कमरे में रख दिया जिसका टेम्परेचर T0 है, तो इसके द्वारा जो एब्जॉर्ब पावर है बस वो कैपिटल T की जगह T0 हो जाएगा, अपने टेम्परेचर की जगह सराउंडिंग का टेम्परेचर हो जाता है। ये आपको रिजल्ट याद रखना है, कहाँ से आया हम उसकी बात नहीं करेंगे, हमें इसको वो आर्गूमेंट्स की मदद से प्रॉपर पूरा बताया जाता है, समझाया जाता है। आपने को नहीं है मतलब, फिर भी मैंने थोड़ा बहुत लिख दिया है, पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये देखिए ए सरफेस एरिया ऑब्जेक्ट का, T0 कमरे का, जिस कमरे में ऑब्जेक्ट को रखा उसका दीवारों का टेम्परेचर, इसको कहते हैं टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग्स ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के सराउंडिंग में जो लोग हैं उनका टेम्परेचर, कमरे की दीवारें मतलब ऑब्जेक्ट की सराउंडिंग्स। ऑब्जेक्ट पर गिरने वाली पावर, देखो भाई कमरे की दीवारों से रेडिएशन निकलेगा, इस पर गिरेगा, तो इस पर गिरने वाली पावर ये होगी सिग्मा ए T0 की पावर 4। कहाँ से आई हमें मतलब नहीं, हमने बस बता दी। इसमें से ये एब्जॉर्ब करेगा, कुछ जो गिरेगा उसका कुछ पार्ट एब्जॉर्ब होगा, बिल्कुल। स्मॉल ए बराबर होता है पी एब्जॉर्ब बटे पी इंसिडेंट, तो पी एब्जॉर्ब बराबर स्मॉल ए इंटू पी इंसिडेंट। ओके, तो मल्टीप्लाई ये यहाँ रख दो, तो स्मॉल ए सिग्मा कैपिटल ए T0 की पावर 4 और स्मॉल ए और ई बराबर है, तो स्मॉल ई सिग्मा ए T0 की पावर 4, ऐसे एब्जॉर्ब पावर हो गई। तो जब किसी ऑब्जेक्ट को एक कमरे में रखा जाएगा तो कमरे की दीवारों का जो टेम्परेचर है और ऑब्जेक्ट के सरफेस की जो एमिसिविटी है, ऑब्जेक्ट का सरफेस एरिया है, उसके हिसाब से हम ऑब्जेक्ट के द्वारा जो एब्जॉर्ब पावर है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, तो हमने दो चीज़ें पढ़ी, एक हमने ये पढ़ा कि किसी ऑब्जेक्ट का अपना टेम्परेचर कैपिटल T है तो वो रेडिएशन करेगा। दूसरी चीज़ हमने ये पढ़ी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को किसी कमरे में रख दिया जाए तो कमरे की दीवारों से जो निकल के इस पर गिरेगा ये उस रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा। अब मान लो दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। आप एक ऑब्जेक्ट को, जैसे ये कमरा है, इसमें एक ऑब्जेक्ट को रख दिया जाए तो इस ऑब्जेक्ट के साथ दोनों काम एक साथ होंगे। ये अपने टेम्परेचर के कारण रेडिएशन बाहर भी फेंकेगा और पड़ोसियों से जो इस पर गिरेगा ये उसको एब्जॉर्ब भी करेगा। हाँ ठीक है, तो बस ये दोनों काम जब एक साथ होते हैं तो उस सिचुएशन को लेके हम लोग कुछ बात करना चाहेंगे। ठीक है, तो वो देखेंगे। अभी आप पहले ये जो चीज़ आपके सामने, इसको ध्यान से एक बार देख लीजिए। ठीक है, और ये आपको ये है फार्मूला जो आपको याद रखना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं नेट रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट की। ये देखिए, ये एक कमरा है जिसका दीवारों का टेम्परेचर है T0। इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका टेम्परेचर है T। ऑब्जेक्ट का सरफेस एरिया A और सरफेस की जो भी नेचर थी उसके हिसाब से एमिसिविटी है E।
तो ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर T और सराउंडिंग का टेम्परेचर T0। सही है। अब हमने कहा भाई ऐसा है, इस ऑब्जेक्ट से अपने टेम्परेचर के कारण रेडिएशन बाहर निकल रहा होगा, तो रेडिएशन अपने टेम्परेचर के कारण जो रेडिएशन बाहर निकल रहा है उसका रेट, पावर रेडिएटेड बाय ऑब्जेक्ट ड्यू टू ओन खुद का टेम्परेचर, स्मॉल ई सिग्मा ए टी की पावर 4। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अब ये तो ये ऑब्जेक्ट अपने टेम्परेचर के कारण रेडिएशन बाहर फेंक रहा है। अब दीवारें जो इधर कमरे की हैं उनसे रेडिएशन निकल के इस पर गिर रहा होगा, उसमें से कुछ ही एब्जॉर्ब कर रहा होगा। तो जो ये एब्जॉर्ब कर रहा होगा उसका क्या है, पी एब्जॉर्ब ई सिग्मा ए T0 की पावर 4। ये अभी बताया था कि ऑब्जेक्ट पर पड़ोसियों से निकल के जो रेडिएशन गिरेगा, ऑब्जेक्ट पर पड़ोसियों से निकल के जो रेडिएशन गिरेगा उसका कुछ पार्ट ये एब्जॉर्ब करेगा, तो एब्जॉर्ब करेगी पावर ये रही स्मॉल ई सिग्मा ए T0 की पावर 4। हाँ सही है। अब क्या करें, अब मैंने कहा भाई देखो ऐसा है, ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर जो है वो सराउंडिंग के टेम्परेचर से मान लो बड़ा है, ऑब्जेक्ट है गर्म, कमरा है ठंडा, तो क्या होगा। तो ऐसे केस में आप ध्यान दीजिए, ये ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बड़ा है, सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है, तो जो रेडिएट करेगा पावर ऑब्जेक्ट वो होगा ज़्यादा और एब्जॉर्ब करेगा कम। अच्छा, बाहर तो अपने से बाहर तो फेंक रहा है 100 वाट और एब्जॉर्ब कर रहा है सिर्फ 40 वाट, तो क्या होगा, तो नेट इससे हीट का लॉस होने लगेगा। ये देखिए ऐसे केस में हम कहेंगे नेट लॉस ऑफ हीट। भाई हम 100 जूल एनर्जी बाहर फेंकते हैं और एब्जॉर्ब सिर्फ 40 करते हैं, तो इसका अंदर नेट तो 60 का लॉस हो गया ना। हाँ बिल्कुल। तो जो नेट लॉस हो गया उसके चलते ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर गिरने लगेगा। भाई मेरे से अगर हीट जाएगी तो मेरा टेम्परेचर गिरेगा। तो गर्म ऑब्जेक्ट को ठंडे कमरे में अगर टांग के चले जाएंगे, थोड़ी देर बाद आएंगे तो ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट रेडिएट करेगा ज़्यादा और एब्जॉर्ब करेगा कम। इसके चलते नेट लॉस होगा और नेट लॉस के चलते उसका टेम्परेचर कम होने लगेगा। अगर ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर से, एक मिनट, ये मैंने ये पहले ये बोल दिया T ग्रेटर देन T0 वाला केस, ठीक है। चलो खैर यहाँ तक आ गए हम। ये सॉरी नहीं, ठीक ही बोला है, ये तो मैंने दोबारा लिखा था। चलो ठीक। तो ये T अगर T0 से बड़ा है, ये लाइन खींच देते हैं, ये अलग, ये मिल गया था, ठीक है। तो ये मैं अलग कर देता हूँ इसको, ठीक है, या ऐसा कर देते हैं, चलो हेडिंग सा बना देते हैं इसको, ठीक है। चलो ये देखिए, ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर से ज़्यादा, तो ऑब्जेक्ट रेडिएट करेगा ज़्यादा और एब्जॉर्ब करेगा कम। रेडिएशन ज़्यादा होगा, एब्जॉर्ब कम होगा, तो नेट क्या होगा, हीट का लॉस। ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर गिरेगा, बिल्कुल सही बात है। गर्म ऑब्जेक्ट ठंडे कमरे में टांग के चले जाएंगे तो ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कम होने लगेगा। और अगर T0 से कम है, यानी ऑब्जेक्ट है ठंडा और कमरा है गर्म, तो क्या होगा, ठंडे ऑब्जेक्ट को गर्म कमरे में टांग के चले आओगे, थोड़ी देर बाद आओगे तो ऑब्जेक्ट भी गर्म हो जाएगा, ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा वो देखिए, अगर T0 से छोटा है, ये छोटा ये बड़ा, तो रेडिएटेड पावर कम होगी, एब्जॉर्ब पावर ज़्यादा होगी। मतलब ऑब्जेक्ट बाहर तो पावर कम फेंकेगा और एब्जॉर्ब ज़्यादा करेगा। 100 वाट बाहर फेंकेगा तो 150 वाट एब्जॉर्ब करेगा, तो नेट तो उसको हीट का गेन हो गया ना 50 वाट का। भाई मैंने 100 जूल एनर्जी बाहर फेंकी, 150 जूल ले ली, तो नेट तो मेरे को 50 जूल का गेन हुआ। तो जो नेट गेन हो गया उसके कारण मेरा टेम्परेचर क्या होगा, ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ जाएगा। सही है। हमने कहा चलो भाई ठीक है, अब एक काम करते हैं, ये वाला केस कंसीडर करते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर से ज़्यादा है, मतलब गर्म ऑब्जेक्ट को ठंडे कमरे में टांग दिया गया है। सही। ये देखिए, तो ऐसे में ऑब्जेक्ट रेडिएट ज़्यादा करेगा और एब्जॉर्ब कम करेगा, ठीक है। नेट उसे हीट का लॉस होने लगेगा। तो हमने कहा मान लेते हैं ऑब्जेक्ट डेल्टा क्यू हीट का लॉस करता है डेल्टा टी समय में। ये देख लीजिए, ऑब्जेक्ट ने नेट डेल्टा क्यू हीट का लॉस किया डेल्टा टी समय में, तो हीट को लॉस करने का जो रेट है, नेट रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, समझे। ये नेट रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट हो गया, बराबर कैसे निकालोगे, जितना रेडिएट कर रहे हो पावर माइनस जितना एब्जॉर्ब कर रहे हो। रेडिएट किया 100 वाट, एब्जॉर्ब किया 80 वाट, तो नेट तो लॉस 20 का हुआ। कैसे मिलेगा, 100 माइनस 80 करके। रेडिएटेड पावर
ई सिग्मा ए टी की पावर 4, एब्जॉर्ब पावर ई सिग्मा ए टी नॉट की पावर 4, ई सिग्मा ए हो जाएगा कॉमन और ये आ जाएगा। ये है नेट रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट बाय ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, इसको हम कहते हैं नेट रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट। अच्छा, ई सिग्मा ए टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4। अब एक बात बताओ, किसी ऑब्जेक्ट से जब हीट का नेट लॉस होगा तो उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर घटेगा? बिल्कुल। तो भाई मेरे हीट देते हो, ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ता है, हीट का लॉस होगा, टेम्परेचर घटेगा। तो हीट जो दी या ली जाएगी और टेम्परेचर जो बढ़ेगा या घटेगा उसके बीच का रिलेशन वो कैलोरीमेट्री में पड़ा है। डेल्टा क्यू बराबर एम एस डेल्टा टी, ये नेट हीट है जो लॉस हुई, और डेल्टा कैपिटल टी क्या है, जब हीट लॉस होगा तो टेम्परेचर गिरेगा, तो ये डेल्टा टी है डिक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हमने कहा भाई ऐसा है, ये डेल्टा क्यू ये थी नेट हीट लॉस्ट बाई ऑब्जेक्ट इन डेल्टा स्मॉल टी टाइम, तो ये डेल्टा कैपिटल टी क्या है, ये है डिक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट इन डेल्टा स्मॉल टी टाइम। चाहिए यहाँ पर आपने क्या किया, डेल्टा क्यू बराबर एम एस डेल्टा टी में एम ऑब्जेक्ट का मास और एस मटेरियल की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वो क्लियर कर दी। अब यहाँ रख दो, तो एम एस डेल्टा कैपिटल टी बटे डेल्टा स्मॉल टी बराबर ई सिग्मा ए टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4 ऐसे लिख सकते हैं। अब इसमें अगर एम एस को इधर ले आओगे तो डेल्टा कैपिटल टी बाई डेल्टा स्मॉल टी मिलेगा, वो हो जाएगा रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट, उसको कहेंगे रेट ऑफ कूलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट। तो बस वही चीज़ और लिखनी है। अभी आप इसको देख लीजिए एक बार, फिर मैं जो रह गया है वो और बता देता हूँ। तो अभी हमने पढ़ा कि भाई जो नेट हीट का लॉस होगा उसके चलते टेम्परेचर में कमी होगी। तो डेल्टा क्यू बराबर एम एस डेल्टा टी, ये डिक्रीज इन टेम्परेचर। इस एम एस को इधर ले आए तो डेल्टा कैपिटल टी बटे डेल्टा स्मॉल टी बराबर ई सिग्मा ए अपान एम एस टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4। ये क्या है, डेल्टा कैपिटल टी डिक्रीज इन टेम्परेचर, कितने टाइम में, डेल्टा स्मॉल टी टाइम में। तो डिक्रीज इन टेम्परेचर पर यूनिट टाइम, इसको कहेंगे रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको आप ऑब्जेक्ट का रेट ऑफ कूलिंग भी कहते हैं, रेट ऑफ कूलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट भी कहेंगे इसको, ठीक है। ये बड़ा पॉपुलर टर्म है, याद रखा जाता है। रेट ऑफ कूलिंग का मतलब डिक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर में 10 डिग्री सेल्सियस का डिक्रीज हुआ और कितने टाइम में हुआ, पता चला ये काम 60 सेकंड में हुआ। तो रेट ऑफ कूलिंग क्या हो गया, 1/6 डिग्री सेल्सियस पर सेकंड। मतलब समझे कि पर सेकंड 1/6 डिग्री सेल्सियस की कमी हो रही है टेम्परेचर में। सही है, चाहे सेल्सियस ये लिख दो या केल्विन लिख दो, 10 केल्विन पर सेकंड लिख दो, क्योंकि जब हम चेंज देखते हैं टेम्परेचर में तो वो सेल्सियस केल्विन सब में सेम होता है, ठीक। तो ये है रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर, जो कि आप ऐसे लिख रहे हो। अब एक न्यूटन का कूलिंग का लॉ होता है जो ये कहता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट और कमरे यानी सराउंडिंग के टेम्परेचर में डिफरेंस सराउंडिंग के टेम्परेचर से बहुत कम है। अब ये देखो, ये टी नॉट है, कैपिटल टी नॉट, मतलब ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, टेम्परेचर इन केल्विन वाला। तो ऑब्जेक्ट और कमरे के टेम्परेचर में डिफरेंस कमरे के केल्विन वाले टेम्परेचर से काफ़ी कम है। जब कमरे का केल्विन वाला टेम्परेचर मान लो है 300 केल्विन और डिफरेंस ऐसे ही है 3 केल्विन, 4 केल्विन, 5 केल्विन, तो आप कहोगे कि ये वैल्यू इससे काफ़ी छोटी है। तो इन दैट केस ये जो एक्सप्रेशन है इसमें मॉडिफिकेशन करके इसको ऐसे लिख लिया जाता है। ये अप्रॉक्सीमेटली ऐसे लिख सकते हैं। तो अब इसको ऐसा कैसे लिख सकते हैं मुझे उसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, बस मैंने बात बताई कि मैथमेटिकली हम उसको जो है थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन लेकर ये प्रूव कर सकते हैं। ज़रूरत नहीं है प्रूव करने की, अपने को सिर्फ और सिर्फ ये बात याद रखनी है। अपने को तो ये भी नहीं, ये याद रखना है फाइनल कि अगर तुम इसको ऐसे लिख दोगे तो ये टर्म को कांस्टेंट के लिख दिया जाएगा और रेट ऑफ कूलिंग बराबर सम कांस्टेंट इंटू टी माइनस टी नॉट। ये देखिए ओवरऑल पूरी बात ऐसे याद रखी जाती है, जिसको न्यूटन का कूलिंग का लॉ कहा जाता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट और कमरे यानी सराउंडिंग के टेम्परेचर में डिफरेंस काफ़ी कम है तो रेट ऑफ कूलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट जो होता है वो
ऑब्जेक्ट और कमरे के टेम्परेचर के डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होता है। रेट ऑफ कूलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, ये है रेट ऑफ कूलिंग और ये है ऑब्जेक्ट और कमरे के टेम्परेचर में डिफरेंस। तो रेट ऑफ कूलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट एंड सराउंडिंग्स। ऑब्जेक्ट और सराउंडिंग के टेम्परेचर में डिफरेंस, ठीक है, उसके प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ कूलिंग। बस ध्यान रखना ये चीज़ अप्लाई तभी होगी जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो, यानी कि ऑब्जेक्ट और सराउंडिंग के टेम्परेचर में जो डिफरेंस है वो काफ़ी छोटा हो। दिस इज एप्लीकेबल व्हेन टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड सराउंडिंग इज स्मॉल। ये न्यूटन के कूलिंग के लॉ का मतलब क्या है, वैल्यू लेकर जरा सी बात समझ लेते हैं, कुछ खास नहीं है। ये देखिए, एक क्या हुआ कि आपके पास ऑब्जेक्ट है जिसका टेम्परेचर है मान लो 310 केल्विन और ये एक ऐसे कमरे में रखा हुआ है जिसका टेम्परेचर है 306 केल्विन सपोज। अब ऑब्जेक्ट है गर्म, कमरा है ठंडा, तो ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर धीरे धीरे कम होने लगेगा। इस समय आपने रेट ऑफ कूलिंग निकाला, तो इस समय जो रेट ऑफ कूलिंग है इसका वो आपको मिला कुछ 0.004 केल्विन पर सेकेंड। मतलब अगर 1 सेकेंड तक देखा जाए तो इस ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर में कमी कितने की हो जाएगी, 0.004 केल्विन की। मतलब 1 सेकेंड के बाद टेम्परेचर इससे 0.004 कम मिलेगा, तो इसमें से 0.004 घटा दोगे तो 309.996 हो जाएगा। ठीक, अब क्या हुआ कि हम इस ऑब्जेक्ट को लेकर यहाँ बैठ गए, फिर लंबे समय तक इंतजार करते रहे। ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर धीरे 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 कम होता चला गया। थोड़ी देर के बाद हमने क्या पाया कि कमरा तो वही 306 केल्विन पर है। अब थोड़ी देर या ज़्यादा देर पता नहीं, 2-4 दिन 10 दिन साल भर लग गया, कितना टाइम हुआ ये नहीं मालूम, और उसमें ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 310 केल्विन से घट के 308 केल्विन आ गया। अब ध्यान दीजिए, इस समय ऑब्जेक्ट और सराउंडिंग का डिफरेंस कितने का है, T-T0, 4 केल्विन है। अब ये डिफरेंस कितना रह गया, 2 केल्विन। ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर जैसे जैसे कम होता आ रहा है वैसे वैसे डिफरेंस भी कम होता चला जा रहा है, ये 2 केल्विन रह गया। अब रेट ऑफ कूलिंग जो है वो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब अगर डिफरेंस आधा रह गया है तो रेट ऑफ कूलिंग भी आधा रह जाएगा। मतलब इस समय रेट ऑफ कूलिंग कितना होगा, इसका आधा। डिफरेंस आधा हो गया, पहले डिफरेंस कितना है 4, अब डिफरेंस कितना है 2, तो डिफरेंस क्या रह गया, आधा। तो रेट ऑफ कूलिंग भी क्या रह जाएगा, आधा। रेट ऑफ कूलिंग 0.002 केल्विन पर सेकेंड, समझे। अगर इस समय रेट ऑफ कूलिंग 0.06 केल्विन पर सेकेंड रहा होता, 1 सेकेंड में टेम्परेचर में 0.06 केल्विन की कमी हो रही है, तो इस समय क्या हो जाएगी रेट ऑफ कूलिंग 0.03 केल्विन पर सेकेंड। ठीक है, तो डिफरेंस जब आधा हो गया तो रेट ऑफ कूलिंग भी आधी हो जाएगी। ये सिंपल सी बात जो है यहाँ पर बताई जा रही है। इसको ऐसा भी कहा सकता है कि इस समय ऑब्जेक्ट तेज़ी से ठंडा हो रहा होगा, इस समय ऑब्जेक्ट धीमे धीमे ठंडा होगा। इस समय ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर तेज़ी से गिरेगा, इस समय ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर स्लो गिरेगा। तो जब किसी गर्म ऑब्जेक्ट को ठंडे कमरे में रखते हैं तो शुरुआत में तो ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर तेज़ी से गिरता है और बाद में फिर ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर धीरे धीरे गिरता है, फिर और बाद में और धीरे धीरे गिरेगा, फिर और बाद में और धीरे धीरे गिरेगा। ये सिंपल सी चीज़ न्यूटन का कूलिंग का लॉ कहलाती है। इसको एक बार आप लोग देख लीजिए और बात सही से समझ लीजिए।